नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी ने अध्याय 1 में भाग 2 तक देखा। अब मैं इसके आगे के टॉपिक को भाग 3 में, आखिरी भाग है ये, इसमें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। भाग 2 तक आपने पढ़ा कि जीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं और सजीवों के कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, इनको आपने पढ़ा। अब हम इसके आगे के टॉपिक को बताते हैं, जो कि है जैव विविधता। जैव विविधता जिसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है? देखिए, जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जैव का मतलब होता है जीवित जीव से, जीवित जीव से, और विविधता का मतलब होता है अनेक प्रकार, विविध प्रकार। तो जैव विविधता से मतलब क्या हुआ? जीवों के विविध प्रकार। तो जैव विविधता क्या दर्शाता है? जैव विविधता का मतलब होता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या। ठीक है, जैव विविधता किसे कहते हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले या खोजे गए समस्त जीवों की जातियों की संख्या, समस्त जीवों के जातियों की संख्या को कहते हैं जैव विविधता। यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे समस्त जीवों की संख्या नहीं जानना है, जीवों की जातियों की संख्या को कहते हैं जैव विविधता। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों की संख्या नहीं है, जीवों की कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, इनकी संख्या को मिलाकर कहते हैं जैव विविधता। मतलब इसका क्या है कि आम का पेड़, अगर किसी स्थान पर आम का पेड़ है 1000 आम का पेड़ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जैव विविधता का मतलब ये नहीं होता है कि 1000 आम का पेड़ पाया जा रहा है, नहीं। जैव विविधता का मतलब है कितने प्रकार के आम के पेड़ हैं। मान लो यहाँ पर दशहरी आम है, आम का पेड़ है, यहाँ पर कपूरी आम का पेड़ है, अलग अलग टाइप के आम के पेड़ हैं। तो यहाँ पर इन जातियों की संख्या गिनी जाएगी कि एक है दशहरी, एक है कपूरी, एक है याकुत, या अलग अलग टाइप की जो आम के वैरायटी होती हैं, तो उनकी वैरायटी की संख्या। मान लो कि टोटल प्लांट कितने हैं? 1000, लेकिन जातियों की संख्या कितनी है? 25 प्रकार के आम के पेड़ हैं इस 1000 पेड़ में। तो जैव विविधता में किसकी संख्या जुड़ता है? इसकी संख्या जुड़ता है, ना कि इसकी। टोटल संख्या नहीं जोड़ा जाता, सिर्फ जातियों की संख्या जोड़ा जाता है कि कितने प्रकार के आम के पेड़ हैं। इसी प्रकार से हर एक जीव की कितनी जातियां हैं पूरे पृथ्वी पर, उन सभी को मिलाकर कहा जाता है जैव विविधता, ना कि सभी की संख्या को। मतलब समझ में आया? डिफरेंस समझिएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवों की संख्या नहीं है, जीवों के जातियों की संख्या है कि कितने प्रकार के बाघ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के शेर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के आम के पेड़ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के अमरूद के पेड़ पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के हमको संख्या देखना है, ठीक है। इसी को कहते हैं जैव विविधता, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों के जातियों की संख्या। ठीक, जाति यहाँ पर अंडरलाइन कर लेंगे आप। कितनी है टोटल संख्या? तो अभी तक खोजी जा चुकी संख्या है 1.7 to 1.8 मिलियन। इतनी जातियों की संख्या खोजी जा चुकी है, अभी बाकी और भी खोजी जानी बाकी हैं। पृथ्वी पर जीवों के इतने जातियां खोजी जा चुकी है, 1.7 to 1.8 मिलियन जातियां। इनमें से कितने प्रतिशत जंतु हैं? तो इनमें से लगभग 70% संख्या जंतुओं की है, 70% जंतु हैं, 22% क्या हैं? पौधे, पादप। बचे 8%, तो इनमें रखे गए हैं सूक्ष्म जीव जो खोजे गए हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1.7 to 1.8 मिलियन का कितना परसेंट जंतु है? 70%। 1.7 to 1.8 मिलियन जातियों में कितने परसेंट पौधे हैं? 22%। इतने जातियों में कितने परसेंट सूक्ष्म जीव है? 8%। फिर 70% जंतु में 70% क्या है? कीड़े मकोड़े। कीड़े मकोड़ों को एक संघ में रखा गया है जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ में रखा गया है, आगे आपको बताएंगे संघ क्या होता है।
तो जो 70% जंतु की संख्या है इनमें, उनमें से 70% क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। तो आप खुद सोचिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी हुई, कीड़े मकोड़ों की। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की जातियाँ पाई जाती हैं, संख्या नहीं, ठीक है, माई मिस्टेक, संख्या नहीं होगा, जातियाँ होंगी। अगर हम इस वैल्यू को मान लो, ये वैल्यू है 1000, 1000, अगर ये वैल्यू क्या है 1000 है, तो इसका 70% मतलब 1000 का 70% कितना होगा, 700। 700 क्या है, जंतु हैं। इन 1000 में से 700 क्या है, जंतु। 1000 का 22% मतलब 220 क्या है, पौधे। बचा क्या, 8% मतलब 80। 80 क्या आएंगे, सूक्ष्म जीव। मतलब अगर इन वैल्यू को हम 1000 मान लेते हैं तो 1000 में से 700 क्या होंगे, जंतु, 220 होंगे पौधे, 80 होंगे सूक्ष्म जीव। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 70% जंतु में से 70% क्या है, कीड़े मकोड़े। तो 700 का 70% कितना होगा, 7 7 49, 490। मतलब 700 जंतु में से 490 क्या है, कीड़े मकोड़े हैं। तो 700 में से 490 घटा दीजिए तो बचेगा 210। कीड़े मकोड़ों को हटाने के बाद अन्य जंतुओं की जातियों की संख्या कितनी है, 210 आया, अगर इन वैल्यू को 1000 मानते हैं तब। तो अब देखिए, जंतु की जातियों की संख्या इतनी है, पौधों की जातियों की संख्या इतनी है, कीड़े मकोड़ों की इतनी है, सूक्ष्म जीव की इतनी है। सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर किन जीवों की जातियाँ हुई, कीड़े मकोड़ों की सबसे ज़्यादा 490। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कीड़े मकोड़ों की जातियाँ पाई जाती हैं, यह बात आप याद रखेंगे। कीड़े मकोड़ों को चूंकि आर्थ्रोपोडा में रखा गया है, इसलिए आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आर्थ्रोपोडा संघ आपको बताया जाएगा। जंतु जगत में आपको कुल 11 संघ के बारे में पढ़ना है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ऐसे पढ़ने हैं। टोटल 11 हैं, 11 संघ पढ़ने, जिसमें से एक आएगा आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा संघ सबसे बड़ा होता है, आर्थ्रोपोडा। ठीक, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, जीवों में विविधता। बस इसके बारे में आप लिखेंगे, जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता दो शब्दों जैव और विविधता से मिलकर बना है। जैव विविधता शब्द का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की जातियों की संख्या से है, ठीक है, जो कि 1.7 to 1.8 मिलियन है। अगले लाइन से लिखेंगे स्टार बना के, विश्व में पाई जाने वाली जातियों में 70% से अधिक ज्ञात जातियां जंतुओं की हैं, जबकि पौधों की लगभग 22% जातियां ज्ञात की जा चुकी हैं। जंतुओं में कुल जातियों का लगभग 70% कीड़े मकोड़े हैं, आर्थ्रोपोडा। ठीक, अब पूछा जाता है कि भारत में जैव विविधता कितनी है। तो अगर हम 12 मेगा विविधता वाले देश चुने गए हैं, 12 पूरे विश्व में 12 मेगा विविधता वाले देश हैं। मेगा विविधता का मतलब ऐसे देश जिस देश में सबसे अधिक मात्रा में जीवों की जातियां पाई जाती हैं। इन 12 मेगा विविधता वाले देशों में से भारत भी एक है। भारत भी ऐसे देशों में आता है जहां पर जीवों की सबसे अधिक जातियां पाई जाती हैं। ठीक, तो भारत 12 मेगा विविधता वाले देशों में से एक है। लिखेंगे इसमें स्टार बना के, भारत विश्व के 12 मेगा विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां, जबकि जंतुओं की संख्या इनकी दुगनी है। भारत में टोटल पौधों की जातियां 45,000 से भी अधिक पाई जाती हैं, अधिक पौधों की जातियां, ठीक है, पौधों की जातियां। और जंतुओं की संख्या, जातियों की संख्या इनसे जस्ट डबल, मतलब 90,000 से ऊपर पाई जाती हैं। तो ये हो गया जैव विविधता के बारे में। ये टॉपिक आपका खत्म। अब अगर हमें कोई जीव के बारे में पढ़ना है तो हम जीवों के पढ़ने के लिए क्या करेंगे? कुछ ऐसे संस्थान बनाए गए हैं, कुछ ऐसी सामग्रियां हमारे पास उपलब्ध हैं जिनका प्रयोग हम जीवों के अध्ययन के लिए करते हैं, वही हमें पढ़ना है। जीवों के अध्ययन के लिए साधन, जीवों के अध्ययन के लिए साधन, कौन कौन से साधन हम अपनाएंगे जीवों के अध्ययन के लिए? तो पहला आता है संग्रहालय।
म्यूजियम, संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ पर किसी भी जीव को मृत करके उसे सुरक्षित रखा जाता है, जिसके बाद हम या कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी किसी जीव के बारे में पढ़ना चाहे तो संग्रहालय में जाकर उस जीव को देख सके, उसके बारे में अध्ययन कर सके। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में संग्रहालय के बारे में। क्वेश्चन का आंसर मतलब क्वेश्चन था कि संग्रहालय क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पर जीवित जीव रखे जाते हैं? नहीं, आंसर था ऐसा स्थान जहाँ पर जीवों को मृत करके सुखा कर रखा जाता है। तो संग्रहालय, म्यूजियम, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम होते हैं जो कॉलेज स्कूलों में स्थापित किए जाते हैं, शहरों में भी बड़े बड़े म्यूजियम बनाए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं, जीवों को जीवित नहीं रखा जाता। इस बात को ध्यान रखेंगे, संग्रहालय में जीवों के मृत अवशेष को रखा जाता है, मृत शरीर को रखा जाता है। कीड़े हैं, कीड़े मकोड़ों को मार कर उनको पिन लगाकर डिब्बों में बंद करके रखा जाता है, ठीक है। पक्षी हैं तो उनको एक ऐसे मीडियम में रखा जाता है जो उनके बॉडी को सड़ने से बचाता है, जार में बंद करके उसे रखते हैं। तो संग्रहालय में जीवों को मृत करके सुरक्षित रखा जाता है। बड़े जीव हैं तो उनके कंकाल को सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से संग्रहालय क्या होते हैं, एक ऐसा स्थान होता है जिसमें जीवों को मृत करके सुरक्षित रखा जाता है, जिससे हम उनका अध्ययन कर सकें आगे, ठीक। तो लिखेंगे संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय में अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधों तथा प्राणियों के नमूने होते हैं। पौधे तथा प्राणियों के नमूनों को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। कीटों को एकत्र करके मारने के बाद डिब्बों में पिन लगाकर रखते हैं। बड़े प्राणियों जैसे पक्षी तथा स्तनधारी को प्रायः परिरक्षित घोल में डालकर जारों में भरकर परिरक्षित करते हैं। आपने अपने लैब में देखा होगा, स्कूल के लैब में गोल से जार होते हैं जिसमें लिक्विड भरा होता है और उसमें किसी भी जीवित जीव को मार कर सुखा कर रखा जाता है, जिससे उनकी बॉडी सड़े ना। आगे लिखेंगे, संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। फिर लिखेंगे, संग्रहालय प्रायः शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। अब आपको लिखने कुछ प्रमुख संग्रहालय के नाम जो कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रमुख संग्रहालय, कौन कौन से प्रमुख संग्रहालय हैं, ठीक है। तो पहला आता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि है लंदन में। पहला सबसे फेमस जो म्यूजियम है, म्यूजियम को ही हिंदी में संग्रहालय कहते हैं, वह है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम जो कि लंदन में है। दूसरा लिखेंगे फॉरेस्ट म्यूजियम, फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट म्यूजियम अंडमान निकोबार द्वीप पे है। अंडमान निकोबार द्वीप पे एक म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है फॉरेस्ट म्यूजियम। तीसरा लिखेंगे नेचुरल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। चौथा लिखेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर है, डैश करके लिखेंगे मुंबई। पांचवा इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम है कोलकाता में। फिर छठवां आता है महाराजा सवाई मान सिंह म्यूजियम, कहाँ पर है, जयपुर में। तो इतने 6 म्यूजियम के नाम मैंने आपको बताया है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये पहला साधन था जीवों के अध्ययन के लिए, संग्रहालय में हम जाकर जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। अगला आता है प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, जू। प्राणी उपवन या चिड़ियाघर क्या होता है? अब यहाँ पर ऐसे जीव रखे जाएंगे जो जीवित हों, ठीक है, मृत जीवों को नहीं रखा जाता है। चिड़ियाघर या प्राणी उपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हम जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अनुसार ही हम वैसा आवास बनाकर जीवित रखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं कि वो कैसा बिहेवियर करते हैं, किस मौसम में किस प्रकार से रहते हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका भोजन क्या है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं चिड़ियाघर में जीवित जीव को रखकर। चिड़ियाघर क्यों बनाए जाते हैं? हमारे आपके मनोरंजन के लिए नहीं बनाए जाते हैं, हमारे आपके लिए पढ़ने के लिए बनाए जाते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से किस व्यवहार में रहता है, कैसा वो व्यवहार करता है, उनका भोजन क्या है, ठीक है। ये सारे पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए ये संस्थाएं बनाई जाती हैं। तो लिखेंगे
इन उपवनों में अधिकांशतः वन आवासीय जीवित प्राणी लाए जाते हैं। वन आवासित प्राणी मतलब वाइल्ड एनिमल्स लाए जाते हैं। इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। चिड़ियाघर में सभी प्राणियों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है। मतलब चिड़ियाघर में अगर हम किसी वाइल्ड एनिमल को रखते हैं तो उनका जो आवास होता है वो एकदम ऐसा बनाया जाता है जो उनके प्राकृतिक आवास से मिलता जुलता हो। ये हो गया दूसरा प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर। तीसरा आखिरी पढ़ते हैं कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी। की क्या होता है? चाबी या कुंजी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में हमें सहायता करता है। कुंजी अथवा चाबी किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में कि ऑर्गेनिज्म है क्या, क्या हो सकता है, इसे जानने में हमें मदद करता है। किस पर आधारित होता है? समानताओं व असमानताओं पर आधारित होता है। समानताओं व असमानताओं पर आधारित होता है। इसके दो विकल्प होते हैं, एक हाँ और दूसरा नहीं। मतलब अगर हमें कोई जीव मिला है तो हम उस जीव के बारे में ढूंढते हैं कि इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। मान लो हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, कोई जीव मिला है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इस जीव का शरीर कैसा है, ड्राई स्किन है या फिर नहीं। मतलब इनकी स्किन सूखा है या गीला है। अगर वो आंसर मिलता है कि ड्राई स्किन नहीं है, नहीं, अगर ड्राई स्किन नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं कि वो हो सकता है सैलेमेंडर, एक ऐसा जीव जो छिपकली के तरीके से होता है, आकार में बड़ा होता है, जलीय प्राणी होता है, जल और थल दोनों में रहता है, एम्फीबियंस होते हैं, लेकिन इनकी स्किन क्या होती है? गीली होती है, ड्राई नहीं होती। तो अगर ड्राई स्किन नहीं है, हमें कोई जीव मिला है और उसका ड्राई स्किन नहीं है, तो हम क्या सोचेंगे कि ये सैलेमेंडर हो सकता है। लेकिन अगर ड्राई स्किन है, अगर हाँ, तो फिर हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि इनके शरीर पर बाल हैं या नहीं। अगर नहीं है बाल, देखिए स्किन, हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला है और हम देख रहे हैं कि ये ड्राई स्किन है और इस पे हेयर्स, बाल है या नहीं। अगर हमें पता चला कि इस पे बाल नहीं है तो हो सकता है ये क्या हो? लिजर्ड हो, छिपकली हो सकते हैं। लेकिन अगर इस पे बाल है, अगर हाँ आता है, बाल अगर है तो लिजर्ड नहीं होगा। तब हम दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अगर है तो फिर उसमें हम दूसरा चीज़ चेक करेंगे कि क्या उनमें अपोजेबल थंब है या नहीं। अपोजेबल थंब का मतलब क्या होता है? अपोजेबल थंब का मतलब होता है ऐसे थंब जो सभी फिंगर्स को छू सके। देखिए ये एक अंगूठा है, इससे हम इस फिंगर को भी छू सकते हैं, इस फिंगर को भी, इस फिंगर को भी। तो ऐसे अंगूठे को हम कहते हैं अपोजेबल थंब, अपोजेबल अंगूठा, जिससे हम सारे फिंगर्स को छू सकते हैं। लेकिन आप शेर को देखोगे तो शेर का ऐसा पंजा होता है, ये अपने अंगूठे से सभी उंगलियों को छू नहीं सकता, तो वो अपोजेबल थंब नहीं होता। तो हम देखेंगे कि अपोजेबल थंब है या नहीं। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है? वो टाइगर हो सकता है। और अगर है अपोजेबल थंब है तो फिर हम देखेंगे उसमें कि वो कैसा चलता है, क्योंकि अपोजेबल थंब हमारे शरीर में भी होता है और गोरिल्ला के भी थंब अपोजेबल होता है, वो भी अपने थंब से सारी उंगलियों को छू सकता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गोरिल्ला हो, मनुष्य ना हो। तो फिर हम इसमें चेक करेंगे कुछ और, बाइपेडल, कि वो बाइपेडल है कि नहीं, मतलब कि वो दो पैरों पे चल सकता है कि नहीं। अगर नहीं, मतलब दो पैरों पे नहीं चल सकता, तो क्या होगा? गोरिल्ला होगा। और अगर दो पैरों पे चल सकता है हाँ, तो वो क्या होगा? मनुष्य होगा। तो इस प्रकार से हाँ और नहीं करके हम समानता और असमानताओं से हम किसी भी जीव के बारे में जानते हैं। इसी को कहते हैं कुंजी अथवा चाबी। ठीक है, कौन कौन सी समानताएं हमको ढूंढनी है। अब इसमें लिखेंगे आप, यह एक अन्य साधन सामग्री है
जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश तथा जाति के लिए अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है। इसके बारे में डिटेल चर्चा हम आगे बताएंगे। वंश क्या होते हैं, कुल क्या होते हैं, जाति क्या होती है। अगले लाइन से लिखेंगे, विस्तृत वर्णनों को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, एक और पुस्तक होता है नियम पुस्तिका, जिसे हम मैनुअल्स कहते हैं। मैनुअल्स एक ऐसी पुस्तक होती हैं जिनमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में एकदम डिटेल जानकारी होती है। तो विस्तृत वर्णन अगर हमें किसी जीव का लिखना है तो हम नियम पुस्तिका का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे विस्तृत वर्णन को लिखने के लिए नियम पुस्तिका, कॉमा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक अन्य सामग्री है जिसमें किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ, तो लिखेंगे ब्रैकेट में मोनोग्राफ के, पुस्तक जिसमें एक विषय पर विस्तृत जानकारी हो। मोनोग्राफ एक ऐसा पुस्तक होता है जिसमें एक विषय पर पूरी जानकारी होती है, ब्रैकेट क्लोज। तथा सूची पत्र, कैटलॉग अन्य साधन हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी पहचान में भी सहायता करते हैं। ये सभी कुंजी, नियम पुस्तिका, मोनोग्राफ किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, लास्ट टॉपिक आता है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा एक ऐसा अन्य साधन है जिससे हम, फ्लोरा एक अन्य साधन है जिससे हम किसी पौधे का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम आवास, किसी पौधे का आवास, उसके लक्षण को हम जान सकते हैं। किसकी मदद से? फ्लोरा की मदद से। फ्लोरा में सभी पौधों का विस्तृत वर्णन होता है कि उनका आवास कैसा होता है, कहाँ पाए जाते हैं ये पौधे, उनका लक्षण क्या होता है, ये फ्लोरा में लिखा होता है। फ्लोरा किसी पौधे के आवास और उसकी स्थिति को बताता है। लिखेंगे फ्लोरा पुस्तकों में किसी क्षेत्र के पौधों तथा उसके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है। ये उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधों की जातियों की विषय सूची देती है। नियम पुस्तिका से उस क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियों को पहचानने में सहायता मिलती है। अभी जो मैंने आपको बताया नियम पुस्तिका, मैनुअल्स, उससे हम किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, एक और अन्य सामग्री होता है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ के बारे में भी अभी मैंने बताया था। मोनोग्राफ यहाँ पर मैंने अभी बताया था। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ एक ऐसा साधन है जिससे किसी भी टैक्सॉन के बारे में जानकारी मिलती है। अब टैक्सॉन क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। टैक्सॉन की जानकारी मिलती है, ठीक है, मोनोग्राफ्स में। तो आपने पढ़ लिया जीवों के अध्ययन के लिए हमारे पास क्या क्या साधन है। जीवों का अध्ययन करना है तो हम संग्रहालय जाएंगे, संग्रहालय में पढ़ सकेंगे, या फिर हम चिड़ियाघर में जाकर उन जीवों के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, या फिर हम किसी के बारे में विस्तृत जानकारी लेनी है, पहचानना है, तो कुंजी, चाबी, मोनोग्राफ, नियम पुस्तिका, इन सभी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त होता है। अध्याय 1 जीव जगत पूरी तरीके से समाप्त हो गया। नेक्स्ट अध्याय मैं जल्द ही शुरू करूँगा, अगला चैप्टर जल्द ही शुरू करूँगा। और इससे पहले एक और वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें नीट के क्वेश्चन होंगे आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड, AIPMT में पूछे हुए क्वेश्चन, और उसके आंसर मैं बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, जिससे मैं जब अगला वीडियो बनाऊं नीट के ऊपर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का, तो उसके आंसर आप दे सकें। ठीक है, अच्छे से इन 3 पार्ट को, चैप्टर 1 को पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।